गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने 10th क्लास का जो अध्याय नंबर 5 चल रहा था, दैनिक जीवन में रसायन, उसी को आगे पढ़ते हैं अपन। दैनिक जीवन में रसायन, ठीक है ना। दैनिक जीवन में रसायन अपन पढ़ रहे थे, तो इसके अंदर अपन ने अम्ल क्षार पढ़ लिया है ना। अम्ल के बारे में पूरी इंट्रोडक्शन ले लिया, पूरी बातें कर ली, इसकी जो संकल्पनाएं थी वो भी पढ़ ली, क्षार पढ़ लिया अपन ने, ठीक है ना। और पिछली क्लास में अपन ने पीएच स्केल पढ़ा था, है ना। पिछली क्लास में अपन ने पीएच स्केल के बारे में पूरी डिटेल से बात कर ली, और पीएच का महत्व क्या है ये भी अपन ने बात, इम्पोर्टेंस क्या है पीएच की, इसके बारे में भी अपन ने बात कर ली, ठीक है ना। तो अम्ल हो गया, क्षार हो गया, और पीएच स्केल पढ़ ली अपन ने, ठीक है ना। पीएच स्केल क्या होती है, जिसके अंदर क्या होता है, जीरो से लेकर, जिसके अंदर आपके लिखा रहता है 0 से लेकर 14 तक क्या होता है, मापांक लिखा रहता है। और 7 से इस तरफ तो वो क्या होते हैं, आपके अम्लीय प्रकृति के होते हैं। पीएच 7 से कम है तो, और 7 से 14 के मध्य है तो वो क्या है, आपके क्षारीय प्रकृति के हैं। इस प्रकार से अपन ने बात कर ली अम्लीय और क्षारीय प्रकृति के बारे में, ठीक है ना। तो अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ लिया, पीएच स्केल पढ़ लिया। अब एक छोटा सा टॉपिक है लवण, जो पढ़ेंगे अपन, फिर उसी के साथ में अपन पढ़ लेंगे दैनिक जीवन में जो आपके रसायन इंपॉर्टेंट हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम बेकिंग पाउडर है, धावन का सोडा है, खाने का सोडा है, विरंजक चूर्ण है ना। ये सारी चीज़ें अपन क्या कर लेंगे, इसी के संदर्भ में आगे पढ़ते जाएंगे। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट 1-2 रिएक्शन है वो अपन पढ़ लेते हैं साथ में, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन दैनिक जीवन में जो आपके उपयोगी रसायन हैं उनके बारे में अपन देख लेंगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर आप अगली हेडिंग लगाओ आप लवण, ठीक है ना। अम्ल हो गया, क्षार हो गया, चैप्टर के नाम के अंदर ही आ रहा है लवण, तो अपन पढ़ते हैं लवण, ठीक है। तो अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। तो हेडिंग लगा लो आप लवण। लवण यानी साल्ट, आई बात समझ में, साल्ट, ठीक है ना। तो अब अपन इसी के अंदर लवण के अंदर देखो क्या होगा, लवण क्या होता है। पहले तो ये अपन ने पढ़ा कि लवण का निर्माण कैसे होता है। तो अपन ने पढ़ा अम्ल और क्षार के अंदर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं। तो कौन सी अभिक्रिया होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, जिससे के द्वारा क्या होता है, लवण का निर्माण होता है। और ये अभिक्रिया कौन सी होती है, आपके ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। इसके अंदर अपन ने बात कर ली थी, ठीक है। तो उसी के अंदर में वापस एक बार थोड़ी उदासीनीकरण की अभिक्रिया, लवण का निर्माण कैसे होता है। लवण का निर्माण अपन ने पढ़ा कि अम्ल की अभिक्रिया अपन किससे करवाएं, क्षार के साथ में, है ना। अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ में करवाते हैं तो क्या बनता है, लवण। आई बात समझ, इसी के बारे में पढ़ना अपन को, इसी लवण के बारे में। और जल बनता है, आगे बात समझ में, अम्ल की क्षार से अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण बनता है। अब ये लवण होता है क्या, और ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, आपके ये पूरी अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। यही बात समझ में, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब इसी के अंदर में अपन को पढ़ना है, तो लवण के संदर्भ में तो पहले आप उदासीनीकरण, ये अभिक्रिया कौन सी होती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, जिसके अंदर क्या होता है, ऊष्मा मुक्त होती है। एक होती है ऊष्मा शोषी, जिसके अंदर क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन। तो लवण के अंदर अपन पढ़ लेते हैं ऊष्माक्षेपीय और ऊष्मा शोषी। परिभाषा लिखवा दूँ क्या, ऊष्मा शोषी की, ऊष्मा शोषी। पहले अपन लवण के बारे में पढ़ लेते हैं, चलो। फिर उसके बाद में ऊष्मा शोषी और ऊष्मा शोषी क्षेपीय अभिक्रिया बता दूंगा मैं आपको। तो लिखो इसके अंदर एक परिभाषा, जब अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं, जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं वे लवण व जल, अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो लवण व जल बनाते हैं। यही बात समझ में, अम्ल व क्षार क्रिया करते हैं तो लवण व क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। और इस अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को ये कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है।
मतलब इस अभिक्रिया क्या कहते हैं अपन, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं या कहा जाता है, एक ही बात है। और ये अभिक्रिया कैसी होती है, यह है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। मतलब ये एक क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिसके अंदर क्या होता है, यह एक ऊष्मा, आगे बता दूंगा पूरी परिभाषा लिखे कैसे होती है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, बता तो दिया मैंने आपको पहले भी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा मुक्त होती है। आगे बात समझ में कि ये अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, जो क्या अभिक्रिया करके उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, ऊष्मा मुक्त होती है। जैसे एग्जाम्पल लें अपन तो, अम्ल की अभिक्रिया प्लस क्षार से करवाएं तो क्या बन रहा है आपके, लवण प्लस जल बन रहा है। ठीक है, अब लवण अम्ल क्या है, जैसे HCl एक प्रबल अम्ल ले लिया अपन ने, क्या लिया, ये HCl बड़ा लिख दे रहा हूँ थोड़ा, HCl की अभिक्रिया अपन ने करवा दी किसके साथ में, क्षार NaOH। ये क्या है दोनों, ये प्रबल अम्ल है और ये प्रबल क्षार है। इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो सिंपल सा क्या बनेगा आपके, NaCl और क्या बनेगा आपके, जल बनेगा। ठीक है, तो इससे क्या मिल रहा है अपन को, जो लवण बन रहा है तो वो क्या बनेगा आपके, जो लवण बनेगा वो क्या होगा आपके, ये लवण बनेंगे। आगे बात समझ में कि ये प्रबल अम्ल है, ये प्रबल क्षार है, इसकी अभिक्रिया करवाने पर ये लवण बन रहा है। ठीक है, अभिक्रिया लिख लिया आपने। अब अपन क्या करते हैं, अम्लीय प्रकृति के भी लवण होते हैं, कुछ कुछ क्षारीय प्रकृति के लवण होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो वो कैसे बनते हैं, देखो मिटा दो ये अभिक्रिया। तो अब देखो, अगर अपन अभिक्रिया क्या करवाएं, अगर अपन अभिक्रिया किससे करवाएं, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से, मतलब क्या है, इसके अंदर अपन करवाएं अभिक्रिया किसके साथ में, प्रबल, ये ऊपर वाला मिटा देता हूँ, ये 20। देखो अब अपन अभिक्रिया करवाएं प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षारों से निर्मित, इनसे जो अभिक्रिया के द्वारा जो लवण बनते हैं, इनसे निर्मित जो लवण होते हैं वो क्या होते हैं आपके, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। लवण होते हैं जो क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अम्लीय प्रकृति के कैसे होते हैं, देखो यहाँ पर प्रबल कौन है, अम्ल है, तो जो प्रबल होगा उसी का सामर्थ्य ज़्यादा होगा ना, आई बात समझ। या दुर्बल कौन है, तो क्षार है, तो जो प्रबल होगा उसी की प्रकृति दर्शाएगा, है ना, जो मजबूत होता है वही दिखता है पहले, है ना। तो ये आपके अम्लीय प्रकृति के लवण बनेंगे। अगर यहाँ पर क्या लेते हैं अपन, दुर्बल तो अम्ल लेते हैं और प्रबल क्षार लेते हैं, तो कौन सा लवण बनता है आपके, क्षारीय प्रकृति का लवण बनता। देखो एग्जाम्पल दोनों की बता दूंगा अभी एग्जाम्पल आपको। जैसे अम्ल क्या है, जैसे ये HCl लिया मैंने, ये क्या है, प्रबल अम्ल है, इसकी अभिक्रिया मैं करवा दूँ आपके NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवा दें तो ये क्या होगा, दुर्बल क्षार है। इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बन जाएगा आपके NH4Cl, NH4Cl, ये NH4 और ये Cl दोनों जुड़कर NH4Cl बना रहा है, और ये H और OH जुड़कर क्या बनाएंगे आपके, जल बनाएंगे। आई बात समझ में। तो ये क्या है आपके, ये प्रबल अम्ल, इसकी अभिक्रिया किससे करवाऊँ मैं आपके लिए, दुर्बल क्षार से। तो क्या बनेगा आपके, अम्लीय लवण बनेगा, क्योंकि अम्ल प्रबल है, अम्लीय लवण बनेगा। आई बात समझ में, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं लवण, और जल तो बन नहीं रहा है। एक और देखो अभिक्रिया, जैसे मैं इसी प्रकार की एक अभिक्रिया और दिखाऊँ आपको, जिसके अंदर क्या है, यहाँ पे प्रबल अम्ल लिया, अब अपन लेते हैं प्रबल क्षार, प्रबल क्षार तथा क्या लेंगे, दुर्बल अम्ल। प्रबल क्षार ले लिया अपन ने और इसके साथ में क्या लेंगे, दुर्बल अम्ल लेते हैं। दुर्बल अम्लों से निर्मित, दुर्बल अम्लों से निर्मित लवण क्या होंगे आपके, दुर्बल अम्लों से निर्मित लवण क्षारीय प्रकृति के होते हैं,
क्षारीय प्रकृति के होते हैं। आगे बात समझ में। अब प्रबल क्षार कौन सा ले सकते हैं अपन? प्रबल देखो दुर्बल अम्ल है आपके एसिटिक अम्ल, CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल। इसकी अभिक्रिया अपन प्रबल क्षार से करवाएं NaOH से, तो क्या बनेगा आपके सोडियम एसीटेट CH3COO और ये Na इसके साथ में जुड़ जाएगा और OH के साथ में जुड़कर क्या बनाएगा आपके H2O। तो ये क्या हो गया आपके दुर्बल अम्ल। और इसकी अभिक्रिया किससे करवा दी अपन ने? प्रबल क्षार से। तो जो लवण बनेगा वो किस प्रकृति का होगा आपके? ये आपके क्या होगा? क्षारीय लवण होगा। तो मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको कि जो लवण बनते हैं उनका निर्माण कैसे होता है? अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, तो उनके द्वारा कौन सा पदार्थ बनता है आपने? ये लवण बनता है। सिंपल सी बात ध्यान रखें आप। और ये अभिक्रिया कौन सी होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसमें क्या होती है? ऊष्मा मुक्त होती है। आगे बात समझ, इसमें ऊष्मा मुक्त होती है। आगे बात समझ में। अब क्या लवण दो प्रकार के, एक तो अम्लीय लवण, क्षारीय लवण। अम्लीय लवण का निर्माण कैसे होगा? जब अम्ल प्रबल होगा तो लवण क्या बनेंगे? अम्लीय लवण। जब क्षार प्रबल होगा तो लवण कैसे बनेंगे? क्षारीय लवण। सिंपल सी बात है। जो ताकतवर होता है जिसकी लाठी उसी की भैंस, सीधी सिंपल सी बात है ना। यहाँ पर प्रबल कौन है? अम्ल है, तो लवण बनाएगा अम्लीय। यहाँ पर प्रबल कौन है? क्षार, तो लवण बनाएगा क्षार। आई बात है। दुर्बल है तो वो दुर्बल ही रह जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये आपके लवणों की बात हो गई कि अम्ल और क्षार किस प्रकार से होते हैं। ठीक है। अब लवणों के क्या होते हैं? ये किस प्रकार के होते हैं? क्रिस्टलीय प्रकार के होते हैं लवण। क्रिस्टलीय मतलब जैसे अपन नमक देखा आपने, साधारण नमक जो अपन सब्जी में डालते हैं, रोज भोजन के रूप में काम में लेते हैं, उसको देखा आपने हाथ में लेके, वो क्या होता है? क्रिस्टलीय। उसकी प्रकृति क्रिस्टलीय है। अब क्रिस्टलीय कैसे है? मतलब ये हुआ कि वो क्या होता है? नुकीला है थोड़ा सा ना। वो जैसे आप फिटकरी को तोड़ते हो, फिटकरी एक लवण है, फिटकरी को तोड़ोगे तो वो कैसे बनेगा? आपके क्रिस्टल बनेंगे उसके अंदर। जैसे आप मिश्री को तोड़ते हो, है ना, तो इनको तोड़ने पर क्या होगा? वो क्रिस्टलीय लवण बनेंगे, जिसके अंदर कण क्या होते हैं? नुकीले होते हैं। इस प्रकार से उनको अपन क्रिस्टलीय कहते हैं। आई बात समझ में। तो जो लवण है वो क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं। मिटा दो, ये प्रक्रिया समझ में आ गई। प्रबल अम्लीय लवण कैसे बनते हैं और क्षारीय लवण कैसे बनते हैं। ठीक है। अब आगे देखो आप, साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ। मैं लिखवा रहा हूँ एक एक लाइन आपको पूरी डिटेल से। देखो अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर कि लवणों के गुणधर्म के अंदर एक लाइन लिख लो आप कि लवण सामान्यतः क्या होते हैं आपके? ज़्यादातर ये क्या होते हैं? सामान्यतः क्रिस्टलीय प्रकृति के, अभी बता दिया मैंने, क्रिस्टलीय रूप में पाए जाते हैं। क्रिस्टलीय रूप में पाए जाते हैं। लवण सामान्यतः क्या होते हैं? क्रिस्टलीय रूप में पाए जाते हैं तथा इनका गलनांक एवं क्वथनांक दोनों उच्च होते हैं। तथा इनका गलनांक, अब ये गलनांक क्या होता है ये तो आपने पढ़ा है। गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। अब उच्च कैसे होते हैं? गलनांक क्या होता है और क्वथनांक क्या होता है? पहले तो ये बताओ आप मेरे को। गलनांक को इंग्लिश में कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, गलनांक को इंग्लिश में कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, इसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट और शॉर्ट में लिखूं तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को इसको लिखा जाता है आपके MP और BP। हमेशा इस प्रकार से लिखते हैं अपन। सॉरी, ये मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देखो, MP
BP। M क्या है यहाँ पे? मेल्टिंग पॉइंट। P क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। मतलब गलनांक, अभी परिभाषा बता लिखवा देता हूँ, चलो छोड़ो बाद में, है ना। तो इनके गलनांक और क्वथनांक ये ध्यान रखो आप, उच्च होते हैं। गलनांक मतलब वह ताप जो क्या होता है, किसी पदार्थ को ठोस अवस्था में द्रव अवस्था में बदलता है तो वह पदार्थ उसका क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपके गलनांक। और क्वथनांक कहलाता है वह ताप जिसमें कोई पदार्थ क्या होता है, द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है, वो क्या कहलाता है? आपके क्वथनांक कहलाता है। अभी इनकी परिभाषा आगे लिखवा देता हूँ, एक बार पूरा टॉपिक लिख के फिर आपको उसमें से पी, उष्मा शोषी, गलनांक, क्वथनांक, इनकी परिभाषा लिखवा दूंगा अलग से, ठीक है। ये तो हो गया आपके लवण पूरा कंप्लीट। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन, एक और छोटा सा टॉपिक बाकी रह जाता है, क्रिस्टलन जल। यही बात समझ में? देखो अगली हेडिंग लगाओ आप, क्रिस्टलन जल। परिभाषा आ जाती है कभी कभी 1 नंबर की, क्रिस्टलन जल। देखो क्रिस्टलन जल होता क्या है, पहले परिभाषा लिखते हैं इसकी, फिर उसके बाद में देखो परिभाषा लिखो आप, किसी लवण के एक अणु में, किसी लवण के एक अणु के अणुसूत्र, किसी लवण के एक अणु के अणुसूत्र को लिखते समय निश्चित संख्या में जल के अणु भी उसके साथ लिखे जाते हैं, जल के अणु भी उसके साथ लिखे जाते हैं। जल के इन अणुओं को क्या कहा जाता है? इन अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। आगे बात समझो। तो जल के, देखो परिभाषा क्या हुई, किसी लवण के, सिर्फ बात किसकी हो रही है? लवण की। लवण के एक अणु के अणुसूत्र, जैसे कोई अणु है, अभी एग्जांपल बता रहा हूँ, अणुसूत्र के लिखते समय अगर अपन निश्चित संख्या में जल के अणु भी उसके साथ लिखते हैं गुणा में, तो वो क्या कहलाता है? आपके क्रिस्टलन जल कहलाता है। ये बात समझ में? अभी एग्जाम्पल देखो आप, जैसे मैं अणुसूत्र भी लिखवाऊंगा, उसका नाम और वो उसका सामान्य नाम और क्रिस्टलन जल, छोटी सी सारणी देखो आप। जैसे मैं आपको लिखवाऊँ अणुसूत्र, एक छोटी सारणी बना लो आप, एक तरफ लिख देते हैं अपन अणुसूत्र, लिख दिया अपन ने, ठीक है, ये आपके अणुसूत्र हो गया। इसी प्रकार अपन लिखते हैं इसका रासायनिक नाम, क्या हो जाएगा? एक तरफ लिख देते हैं अपन ने इसका रासायनिक नाम, ठीक है। एक तरफ लिख दे रहा हूं मैं आपके इसका सामान्य नाम, और एक तरफ लिख देते हैं अपन इसका सामान्य नाम, और दूसरी तरफ लास्ट में लिख देते हैं अपन क्रिस्टलन जल, ठीक है ना। लास्ट में लिख दिया अपन ने क्रिस्टलन जल के अणु कितने होते हैं। देखो अब ये आपके सारणी हो गई, आगे बात समझ। अब देखो, जैसे मैं एक सीधा एग्जाम्पल लेते हैं अपन, सोडियम कार्बोनेट का, दोने का सोडा कहते हैं, अभी लिखवा देता हूँ, Na2CO3.10H2O। आइए, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है, इसके साथ में ये क्या, जल के अणु 10 लिख रहे हैं ना अपन, निश्चित संख्या में जल के अणु साथ में लिखते हैं अणुसूत्र के साथ में, है ना। तो ये क्या कहलाता है? ये क्रिस्टलन जल है। यही बात समझ में। तो इसका रासायनिक नाम होता है आपके सोडियम
कार्बोनेट। आई बात है, इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। अपन इसको कहते हैं धावन सोडा। इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा मैं आपको आगे। धावन सोडा या फिर कपड़े धोने का सोडा। आई बात समझ में? क्या कहते हैं इसे? कपड़े धोने का सोडा। कपड़े धोने का सोडा। और इसमें क्या होते हैं आपके क्रिस्टलन जल के अणु कितने? 10। ये क्या हो गया आपके? क्रिस्टलन जल। आई बात समझ में कुछ है? इस प्रकार से एक एग्जांपल और देखो, समझ में आ जाएगा आपके। जैसे CaSO4.2H2O, ये क्या है? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट। अब कैल्शियम सल्फेट इसका सामान्य रासायनिक नाम हो गया। इसका सामान्य नाम क्या है? इसको जिप्सम कहते हैं अपन, जो खेतों में डालते हैं। घर वालों से पूछना, जिप्सम खड्डी है ना, जिप्सम। इसके अंदर क्या है आपके? ये क्रिस्टलन जल के अणु कितने हो गए? यहाँ पे 10 हैं, यहाँ पे कितने? 2। तो ये आपके क्रिस्टलन जल के अणु हो गए इसमें 2। एक एग्जाम्पल और देखो, जैसे K2SO4 इंपॉर्टेंट है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है। इसका सूत्र लिखिए, Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये पूरा सूत्र आप मेरी जगह नहीं, इसलिए नीचे लिखा मैंने ना, आप साथ में लिख लेना। 24H2O। इसका नाम क्या हो गया आपके? पोटेशियम। पोटेशियम एल्यूमिनियम, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। आई बात समझ में? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। और इसका पूरा नाम क्या होता है? सामान्य नाम होता है आपके फिटकरी। फिटकरी नाम तो सुना है, काम में भी लेते हैं। नाई की दुकान पर होती है, देखी होगी कि उसको बोलना वो फिटकरी लगा, कहीं पे कट जाता तो फिटकरी लगाते हैं। या फिर अपन के पानी के अंदर कोई कचरा हो जाता, बहुत ज़्यादा अशुद्धियाँ होती है, तो पानी के अंदर अपन फिटकरी मिलाते हैं, तो वो पानी के अंदर जो अशुद्धियाँ वो नीचे बैठ जाती है, पानी एकदम साफ हो जाता है। इसको एलम भी बोलते हैं। वही बात है, इंग्लिश में एलम बोलते हैं। तो K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। इसके अंदर जल के अणु कितने हो गए? 24। तो इस प्रकार से ये आपके क्रिस्टलन जल होता है, जिसके अंदर क्या होता है? अलग अलग प्रकार के लवणों के अंदर अलग अलग अणु पाए जाते हैं जल के। बना ली ये सारणी आपके लिए। ये सारणी आपके लिए क्या हो जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये आपके फिटकरी का सूत्र जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। सूत्र तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सोडियम कार्बोनेट, ये जिप्सम का सूत्र आज पूछ लेते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जिप्सम का सूत्र लिखिए। तो CaSO4.2H2O। मिटा दूँ ये सारणी। क्रिस्टलन जल समझ में आ गया कि जो जल के अणु जुड़े रहते हैं वो आपके क्रिस्टलन जल हैं। देखो अब इसके अंदर कुछ क्रिस्टलन जल के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट लवण हैं जिनके दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। जैसे अपन ने अम्लों के बारे में पढ़ा था ना, जैसे HCl का है, H2SO4 का पढ़ा, क्षार के अंदर अपन ने NaOH का पढ़ा ना, इस प्रकार से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पढ़ा। उसी प्रकार लवणों के भी कुछ उपयोग है दैनिक जीवन में, उनको बारे में पढ़ते हैं। देखो अब अगली हेडिंग लगाओ आप, कुछ उपयोगी लवण एवं उनके उपयोग। कुछ उपयोगी लवण है उनके उपयोग के अंदर बात करें अपन तो, जैसे अम्लों के बारे में बात की, जब उसी प्रकार क्षारों के बारे में बात की। अब इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या एक लवण है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग अपन जैसे अपन घरों में मार्बल होता है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। संगमरमर की फर्श बनाते हैं, या धातु क्रम के अंदर धातुओं के
लौह धातु को अपन उसको साफ करते हैं। जैसे अपन को पता है कि धातु में 9th क्लास में पढ़ा आपने धातुओं का निष्कर्षण, कि प्रकृति से जो धातुएं थी जैसे सोना चांदी लोहा जो भी है वो अपन को एकदम प्योर शुद्ध नहीं होता, वो क्या उसके साथ में खूब सारी अशुद्धियाँ अयष्ट मिले हुए होते हैं, उनको अलग करना पड़ता है। तो उसके शुद्धिकरण में भी, और इसका उपयोग अपन सीमेंट निर्माण में भी करते हैं, पत्थर। ठीक है, तो देखो इसका उपयोग हो जाएगा आपके 1 नंबर तो संगमरमर, मार्बल है ना, इंग्लिश में कहते हैं संगमरमर का फर्श बनाने में, आंगन में लगाते हैं ना घरों में, फर्श बनाने में उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और इसका उपयोग होता है आपके धातु क्रम में, धातु क्रम मतलब कि धातुओं को शुद्ध करने में, धातु क्रम में लौह धातु के, धातु क्रम में लौह धातु के निष्कर्षण में। आई बात समझ में? और है एग्जाम्पल एक और लिख लो, सीमेंट निर्माण में, सीमेंट के अंदर जो पत्थर होता है पीस कर डालते हैं तो वो सीमेंट निर्माण में, सीमेंट बनाने में वो कैल्शियम कार्ब, तो ये हो गए इसके उपयोग दैनिक जीवन में कैल्शियम कार्बोनेट के। और देखो एग्जाम्पल लवणों के, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र हो जाएगा आपके AgNO3, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 के अंदर देखो आपके क्या हो जाएगा इसका उपयोग, इसका उपयोग करते हैं अपन फोटोग्राफी के अंदर, जो फोटो खींचते हैं ना उनको साफ करने में, फोटोओं की धुलाई करके साफ लाते हैं ना, फोटोग्राफी में उपयोग होता है। और बात करूँ मैं आपके लिए तो अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट का सूत्र हो जाएगा आपके NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट। इसका उपयोग होता है किसके अंदर, अमोनियम नाइट्रेट का उर्वरक के अंदर। उर्वरक मतलब जो फर्टिलाइजर खेतों में डालते हैं अपन उर्वरक के अंदर, है ना, जैसे यूरिया बनाने हैं इसमें डालते हैं अपन, है ना, उसी प्रकार जैसे DAP है उनके अंदर ये होता है अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक के अंदर, खाद के अंदर। इसके अलावा विस्फोटक के रूप में, विस्फोटक पदार्थ बनाए जाते हैं इसके अंदर, जो जैसे दीपावली पर अपन पटाखे देखते हैं, है ना, उनके अंदर विस्फोटक पदार्थों में विस्फोटक बनाने में उपयोग होता है इसका अमोनियम नाइट्रेट। तो 1 2 3 पढ़ लिया अपन ने, एक और अपन पढ़ लेते हैं जो अभी बताया मैंने, इस यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, नंबर 4 लगा लो हमने, फिटकरी, या फिर इसको एलम बोलते हैं, ये ध्यान रखना एलम। इसका रासायनिक सूत्र अभी बताया है मैंने आपके, K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। आगे बात समझ, ये फिटकरी का रासायनिक सूत्र याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। और इसका उपयोग हो जाएगा आपके फिटकरी का जल के शुद्धिकरण में। बताया मैंने, जैसे टैंक में क्या अशुद्धियाँ मिल जाती है तो अपन फिटकरी घुमाए हैं तो वो उसके अंदर अशुद्धियाँ वो नीचे बैठ जाएगी, तो जल शुद्धिकरण, जल शुद्धिकरण में। आगे बात समझ में, तो फिटकरी का उपयोग हो जाएगा आपके जल शुद्धिकरण में। तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं, ये आपके हो गए क्या है, कोई कैल्शियम कार्बोनेट, सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट और फिटकरी, ये आपके क्या हो गए 4 मैंने लवण पढ़ा दिए आपको। तो लवण के अंदर पहले अपन ने पढ़ा अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, फिर उसके बाद में अपन ने क्रिस्टलन जल देखा, फिर उसके बाद में कुछ उपयोगी लवणों के बारे में उपयोग देख रहे हैं। अगली बात समझने, इनके उपयोग, रासायनिक सूत्र याद रख लेना, 1 1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं ये आपके, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही, अपन दैनिक जीवन में रसायन पढ़ लिया अपन ने, अम्ल कंप्लीट कर लिया, क्षार कंप्लीट कर लिया, और आज अपन ने लवण कंप्लीट कर लिया। आज मैंने बताया आपको कि ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी क्या होता है, गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, इनकी परिभाषाएं क्या हो जाएगी मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि इस क्लास में टाइम नहीं है ना, क्लास लंबी हो जाएगी। इसके लिए अगली क्लास में अपन गलनांक, क्वथनांक, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी इन सब के बारे में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे की बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। ओके, गुड लक, धन्यवाद।